नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। आरबीआई की पहल का असर, एसबीआई इलाहाबाद बैंक ने कम की ब्याज दरें, रेपो रेट में तीसरी बार कटौती, शेयर बाजार में भारी गिरावट। अधिकार क्षेत्र को लेकर फिर बढ़ा विवाद, एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पर उपराज्यपाल का ऐतराज, दिल्ली सरकार पर अनुमति न लेने का आरोप। केरल में मैगी नूडल्स पर पाबंदी, दिल्ली में जांच में फेल पाए गए हानिकारक रसायन, बिहार में नेस्ले के अधिकारियों पर केस दर्ज करने का आदेश। सामान्य से 12% कम होगी बारिश, मौसम विभाग ने घटाया अनुमान, अल नीनो के असर से 88% बारिश की संभावना। गिलगिट बल्तिस्तान में 8 जून को होने वाले चुनाव पर भारत का सख्त विरोध, बताया अभिन्न हिस्सा, कहा पाकिस्तान के अवैध कब्जे को सही ठहराने की साजिश। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 25 बेसिस अंक की कटौती की है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों से नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का लाभ व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट ऋण लेने वालों तक पहुंचाने को कहा। रिजर्व बैंक ने जनवरी से अब तक 3 बार रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई के निर्देशों का असर भी आज देखना शुरू हो गया। एसबीआई और इलाहाबाद बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर में कटौती की है। एसबीआई ने बेस रेट में 0.15, जबकि इलाहाबाद बैंक ने 0.3% की कमी की है और ये 8 जून से ही प्रभावी होगी। होम, ऑटो और कॉर्पोरेट लोन लेने वालों के लिए राहत की खबर है। ईएमआई घटने की आस लगाए लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। आरबीआई ने अल्पकालिक ब्याज दर रेपो रेट को 7.5% से घटाकर 7.25% कर दिया है। सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल सीआरआर 4% है। रिवर्स रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया है। बैंक रेट को भी 8.5 से कम कर 8.25% कर दिया गया है। मौद्रिक नीति समीक्षा जारी करते हुए आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि बैंकों को सिलसिलेवार ब्याज दर कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहिए। रघुराम राजन चाहते हैं कि बैंक ग्राहकों तक राहत पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। With low domestic capacity utilization, still mixed indicators of recovery, and subdued investment and credit growth, there is therefore a case for a cut in the policy rate today. Banks should pass through the sequence of rate cuts into lending rates. आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा पर बाजार से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद बैंकों, रियल्टी, ऑटो और कैपिटल गुड्स के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। जो एक स्टेटमेंट आई है कि आरबीआई गवर्नर की कि अगस्त तक ये जो बेस इफेक्ट था जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगले 6 महीने में इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाई ऑलमोस्ट इज गोइंग टू बी 6% से भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर वो 6% से ज्यादा होता है तो हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे कि उसके बाद फर्दर रेट कट होगा। उद्योग जगत रेपो रेट में और कटौती की उम्मीद कर रहा था। हालांकि इस कटौती से कर्ज सस्ता होने पर उद्योग और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 0.5% उम्मीद कर रहे थे, क्वार्टर हो गया, ठीक है। ग्रेजुअल कैलिब्रेटेड होना बहुत अच्छी बात है। राजन साहब अभी तक जहां से निकाल के लाए हैं, जिस मैस में से निकाल के लाए हैं हमें, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में कुछ तो अच्छी ही हुई है। होम लोन अगर कम होता है तो निश्चित तौर पे लोगों का बजट कम, घर का बजट कम होगा। आरबीआई ने जनवरी 2016 तक महंगाई के 6% तक पहुंचने की आशंका जताई है। रघुराम राजन ने मॉनसूनी बारिश कम होने की संभावना के बीच बेहतर खाद्य नीति पर काम करने की जरूरत बताया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि महंगाई कम तो हो रही है, लेकिन कमजोर मॉनसून, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेज उतार चढ़ाव इसमें बाधा बन सकते हैं। महंगाई रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने खाद्य प्रबंधन पर भी जोर दिया है। दिल्ली से राज्यसभा टीवी के लिए कृति मिश्रा। आरबीआई की मौद्रिक नीति और मानसून से कम बारिश होने के अनुमान का असर शेयर बाजार पर देखने को मिला। ज्यादा कटौती की उम्मीद लगाए बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में 660 अंकों से ज्यादा की गिरावट हुई और कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 27,188 पर बंद हुआ और निफ्टी भी करीब 197 अंक नीचे आकर 8,236 पर।
सबसे पहले आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी ने दबाव बनाया और आरबीआई ने भले ही रेपो रेट में कटौती की हो, लेकिन विकास दर के अनुमान में कमी और महंगाई दर में बढ़ोतरी की आशंका से बाजार में निराशा की स्थिति देखने को मिली। वहीं पर सरकार के मानसून से के बारिश के कम होते अनुमान के चलते भी बाजार पर दबाव बढ़ गया, जिसके चलते निफ्टी में 2.25% से ज्यादा की गिरावट आज देखने को मिली। और आर्थिक मामलों के जानकार और moneyभास्कर.com के संपादक हरवीर सिंह हमारे साथ हैं। हरवीर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जो लंबे अरसे से बात हो रही थी, तीसरी बार मैं कहूं कि 25 बेसिस अंकों की कमी की गई है। असल में जिस तरीके से रघुराम राजन टारगेट कर रहे थे, क्या ऐसा लगता है कि वो रूट जो था उस रूट पर अभी अगला कदम उसी पर माना जाए और सही दिशा में बढ़ते हुए देख रहे हैं? असल में देखिए, रघुराम राजन ने जहां से शुरुआत की थी 7.25% से शुरुआत की थी जब वो आरबीआई गवर्नर बने, और आज वो वहीं पे हैं। वो उसको 8% तक ले गए और 8% से फिर वो नीचे लेकर के आए। ये बात जरूर है कि वो जो उनका काम करने का तरीका है एक काफी हद तक एक ऑटोनोमस आरबीआई गवर्नर की तरह से है, और जो बाकी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डेवलपमेंट होते हैं, उसको ध्यान में रख करके उन्होंने कदम उठाए। और जब तमाम लोग दबाव बना रहे थे ब्याज दर घटाने का, उस वक्त उन्होंने बढ़ा दिया था, क्योंकि महंगाई उनका एक पहला जो टारगेट था महंगाई को काबू में लाने की बात थी। महंगाई काफी हद तक जो है काबू में आई, और 3 बार उन्होंने, आज तीसरी बार जो 0.25% रेपो रेट में कटौती की है, तीसरी बार की है, लेकिन बैंकों ने उस हद तक उसको पास ऑन नहीं किया। तो ये एक बड़ी चिंता की बात रही है कि एक तो बैंकों ने पास ऑन नहीं किया, आपका क्रेडिट ग्रोथ बढ़ नहीं रहा है, डिमांड जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की वो बहुत ही पुराने, मतलब बहुत ही गिरावट की स्थिति में है और सिंगल डिजिट में है। तो ये कई सारे इस तरह के कंसर्न थे जिनको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की कि एक बार फिर से कटौती करें। हालांकि उन्होंने, जैसे आपने पहले बताया भी है खबर में, कि उन्होंने चेतावनी भी, एक तरीके से कंसर्न भी जाहिर किया कि जो बिलो नॉर्मल मानसून है उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और इन्फ्लेशन का टारगेट जो जनवरी में 5.8% का उन्होंने रखा था उसको बढ़ा करके 6% कर दिया, और काफी हद तक जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाल दी कि देखिए मैं इन चिंताओं को देखने के बावजूद मैं कटौती कर रहा हूं। फ्रंट लोड एक शब्द उन्होंने जिसे इस्तेमाल किया, और बाकी जब आंकड़े आएंगे उसके बाद देखेंगे। अब काम आपका है कि महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए फूड मैनेजमेंट आप ठीक से करें और कंटिजेंसी प्लान बनाएं, और बैंकों के ऊपर दबाव बनाएं कि ये जो लगातार आपको जो है कटौती दी गई, इसका आप कंज्यूमर्स को पास ऑन करें, कॉर्पोरेट को पास ऑन करें। लेकिन अभी इससे पहले हमने देखा है कि आरबीआई गवर्नमेंट के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करती रही है, और जब भी गवर्नमेंट की ओर से बयान आने शुरू होते थे कि महंगाई दर कम हो रही है, ब्याज दर में कमी हो सकती है, उसके कुछ ही दिनों के बाद देखते थे कि घोषणा होती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर है, लेकिन जो आशंका उन्होंने जताई है उस पर काम करना है सरकार को। तो सरकार क्या उनके साथ कदमताल करती नजर आएगी? अगर नहीं आएगी तो फिर आरबीआई के सामने विकल्प क्या होंगे? क्योंकि अगस्त के बाद तो हालात जैसे खुद वो कह रहे हैं कि आशंका है कि महंगाई दर बढ़ेगी। देखिए, एक चीज अब मानिएगा कि अभी जिस तरीके से आंकड़े अब आ रहे हैं तो काफी हद तक उसमें बेस इफेक्ट का असर आना शुरू हो गया है। दूसरी बात यह है कि अगस्त की बाद की बात है, क्योंकि अभी अगर आप देखें कुछ जो खाद्य उत्पाद हैं उनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, और पल्सेज में तो 40 से 50% तक दाम बढ़ चुके हैं। तो ये आपको जब इनके आंकड़े आने शुरू होंगे तब आपको देखने को मिलेगा। दूसरे कि क्रूड की प्राइसेस भी जो लोअर लेवल था उससे करीब 9% बढ़ चुकी है, और आगे भी अभी 2 दिन बाद मीटिंग जो होने वाली है ओपेक वगैरह की, उसके बाद और आगे का आपको एक संकेत मिलेगा। तो ये भी अभी भी इस बात का आशंका है कि शायद क्रूड के दाम और बढ़ जाए। तो ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, और एक आंकड़ा इन्होंने दिया कि इन्होंने रेपो रेट घटाया, लेकिन उसके बाद जो आईएमडी ने आंकड़ा जारी किया कि मानसून जो पहले फोरकास्ट था उनका एलपीए का 93%, उसको घटा करके 88% कर दिया। तो ये मान लिया लगभग कि एल निनो इफेक्ट है और मानसून बिलो नॉर्मल रहेगा। लगातार 2 साल मानसून का बिलो नॉर्मल रहना, और क्योंकि खरीफ का जो सीजन है उसमें हमारा बहुत सारा उत्पादन रेनफेड एरियाज में होता है, सिंगल क्रॉप जो लैंड है उसमें उत्पादन होता है। अगर मानसून इरेटिक रहता है, और जैसा अभी आकलन आया अगर उसके आसपास रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट आपको वाकई कीमतों के ऊपर देखने को मिलेगा। और सिर्फ कीमतों पे देखने को नहीं मिलेगा, जो आपका रूरल डिमांड है, जो इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी से जो डिमांड निकल के आती है, तो उसका इम्पैक्ट आपको जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, उसकी मार्केट ऑलरेडी डिमांड लो है। अगर ये जिस तरीके के अभी तक के आंकड़े हैं, ऑलरेडी जो है एक माहौल बाजार में नहीं बन पा रहा है, जो बार बार एक शोर मच रहा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज है। आरबीआई गवर्नर ने भी कहा
कैपेसिटी का ही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इवन हम लोग जो हमारा देश ऐसा है कि हम लोग पावर डेफिसिट है, और ये है इवन पावर प्लांट्स में जो प्लांट लोड फैक्टर है वो लो है, वहां से भी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं पूरा हो पा रहा है। तो बेसिकली अभी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत हद तक सरकार के ऊपर डिपेंड होगा कि वो किस तरीके से फूड मैनेजमेंट करती है। और अगर आप दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रेस में है, एमएसपी अगर नहीं बढ़ाएंगे तो किसानों की नाराजगी भी आप मोल लेंगे और उस सेक्टर को और फर्दर आप डिस्ट्रेस में लेके जाएंगे, क्योंकि एक तो बारिश कम होगी, उनका लागत बढ़ेगी फसल पैदा करने पे, उनको पहले ही उनकी हालत खराब है। अगर आप रीजनेबल इंक्रीज नहीं करेंगे उनके एमएसपी में प्रोड्यूस की तो उनका हालत और खराब होगी। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा। और ये यहाँ सरकार की असली जो एक परीक्षा है कि वो कितना बेहतर मैनेजमेंट लेकर के आती है, उसके ऊपर आगे की दिशा तय होगी। देखना है होगा कि अगले 3 महीनों के बाद जो सरकार के कदम हैं, इसमें सिर्फ सूखे यानी कि कम मानसून की जो बारिश है उससे निपटने के, उसके साथ साथ महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। तो यह थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा, द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। क्या बदल रही है भारत की पश्चिम एशिया नीति? देखिए देश देशांतर, पीएम का इजरायल दौरा, आज रात 8:30 बजे। दिल्ली में अधिकार क्षेत्र को लेकर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार फिर से आमने सामने है। ताजा विवाद एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के 5 पुलिस अधिकारियों की तैनाती का है। दिल्ली सरकार ने इसे अपने क्षेत्र अधिकार में बताया है, तो उपराज्यपाल ने कहा कि एसीबी में नियुक्ति से पहले उनकी मंजूरी जरूरी थी। इस विवाद के बाद विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बिहार पुलिस के 3 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टरों को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी में शामिल किया है। लेकिन विवाद इस बात पर पैदा हो गया है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से इजाजत ली जानी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे अपना अधिकार क्षेत्र बताया है। सरकार के पास पूरी पावर है और एसीबी के पास पूरी पावर है कि वो देश में कहीं से भी पुलिस कर्मियों को ले सके, और पहले भी होता रहा है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजाक बना दिया हर चीज को। कभी वो एलजी साहब से कहलवाती हैं कि ऑफिसर उनके अंडर में आएंगे, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी साहब से कहलवाती है कि एसीबी उनके अंडर में आएगी, पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्टिंग भी वही करेंगे एसीबी में। तो मजाक बना रखा है इन लोगों ने। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इन नियुक्तियों पर आपत्ति जताई है। एलजी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एसीबी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रण और देखरेख में काम करती है। इस बात को गृह मंत्रालय की ओर से हाल में जारी नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट कर दिया गया है। एलजी ने कहा कि बिहार के पुलिस अधिकारियों को एसीबी में रखे जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और इसके बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव भी नहीं मिला है। इस विवाद के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे। जानकारों का भी कहना है कि पुलिस की नियुक्तियों और तबादलों से जुड़ी फाइलों पर उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है राइटिंग में कि यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और दानिप्स जो है एक दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सर्विस, ये जिसमें डिप्टी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस आते हैं, ये सिर्फ एलजी साहब जो होम मिनिस्ट्री के डेलीगेट ही है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस ताजा विवाद ने विपक्षी दलों को एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। वो पहले अपनी पार्टी के अंदर जंग करते हैं, फिर नजीब जंग से जंग करते हैं, फिर राजनाथ जी से जंग करते हैं, फिर मोदी जी के खिलाफ जंग करते हैं। अब कितनों से जंग करेंगे? काम करना है। हाँ, अपने पदाधिकारियों से जंग करते हैं, उनके कमरे को लॉक कर देते हैं, तो काम करना चाहिए। केजरीवाल साहब कोई भी कानून नहीं मानना चाहते और जो तरीका उन्होंने अपनाया है, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने, पहली बार बने, दोबारा बने, तो सारे काम वो कर रहे हैं जो कानून के दायरे में नहीं आते, या मुझे लगता है ये भटका रहे हैं सबको। अफसरों की नियुक्तियों और तबादलों पर अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र पहले ही आमने सामने है। उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
उपराज्यपाल दिल्ली में संविधान के मुताबिक काम करने की बात कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार इसे संविधान का उल्लंघन करार दे रही है। अधिकारों की जंग में दोनों इस कदर लड़ रहे हैं कि मानो दिल्ली में और कोई मुद्दा ही नहीं। लेकिन अधिकारों की इस जंग में दिल्ली वाले और सिर्फ अधिकारी ही पिसते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन और निर्बान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली में मैगी नूडल्स के नमूनों की आज आई जांच रिपोर्ट में घातक रसायनों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य को नुकसान के मद्देनजर केरल सरकार ने भी मैगी के बिकने पर पाबंदी लगा दी है। उधर बिहार में मुजफ्फरपुर की एक जिला अदालत ने नेस्ले के 2 अधिकारियों और मैगी के विज्ञापन में नजर आने वाले अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि केंद्र सरकार जांच नतीजों के मुताबिक ही आगे की कार्रवाई करेगी। मैगी नूडल्स से सेहत को नुकसान की शिकायत के बाद मुजफ्फरपुर की जिला अदालत ने भी सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने नेस्ले इंडिया के 2 अधिकारियों के साथ साथ मैगी के विज्ञापन में नजर आ चुके 3 फिल्मी सितारों अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने जरूरत पड़ने पर पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि मैगी की जांच नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जब तक हमारे पास में जो निश्चित रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई करेंगे। अभी जो हेल्थ मिनिस्ट्री का है FSSAI, तो ये जो फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जो अथॉरिटी है तो उसका जो रिपोर्ट है हेल्थ वो आना है। वो आने के बाद क्या रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सरकार ने कहा है कि भ्रामक विज्ञापनों के मामले में ब्रांड का प्रमोशन करने वाले सेलिब्रिटीज के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। मैगी का विज्ञापन कर चुके अमिताभ बच्चन ने भी कहा है कि वो विज्ञापन से पहले उत्पाद के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हालांकि इस मामले में अब बहस तेज हो गई है। कोई भी स्टार हो या सेलिब्रिटी हो, वो किसी भी चीज का अगर वो विज्ञापन देता है तो वो उस बात की जांच थोड़ी करता है कि वो उसके अंदर क्या उसकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मैगी नूडल्स में घातक रसायनों के होने का पता चला था। इसके तहत मैगी में घातक MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड निर्धारित सीमा से काफी ज्यादा पाए गए। इसके बाद खाद्य सुरक्षा मानक संस्था FSSAI ने पिछले हफ्ते पूरे देश में मैगी के नमूनों की जांच के आदेश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रभात मानसून की मौसम विभाग ने इस बार कम बारिश की आशंका जताई है। मानसून पर एल नीनो के असर के चलते 88% ही बारिश होगी। कमजोर मानसून की भविष्यवाणी ने आर्थिक और कृषि क्षेत्र की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पूरा देश केरल तट पर मानसून की आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बीच मंगलवार को मौसम विभाग ने पूरे देश में कमजोर मानसून की आशंका जाहिर की। ताजा अनुमानों के मुताबिक इस साल करीब 88% बारिश ही होगी। इस साल मार्च में मौसम विभाग ने करीब 93% बारिश का अनुमान जताया था। आज जब हमारी लेटेस्ट जो कैलकुलेशन जिसके आधार पर 2 जून को हम आपके सामने बात कर रहे हैं, तब हमारी जो डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन के हिसाब से इस वर्ष मॉनसून के 88% प्लस माइनस 4% होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, NCR, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में सामान्य से कम बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जून तक मानसून केरल तट पर पहुंच सकता है। 30 मई में अगर 4 दिन आप जोड़ देते हैं तो 3 से 4 जून आ जाता है। और हमने जो हमारा विश्लेषण है वो मानसून में अब पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गया है और 5 जून के आसपास मानसून आ जाएगा। और ये कोई देर नहीं है, ये नॉर्मल टाइम है मानसून के आने का। जाहिर है कमजोर मानसून का असर खेती बाड़ी पर भी पड़ेगा। पिछले साल बेमौसम बारिश और ओला गिरने से बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई थी। ऐसे में इस बार औसत से कम बारिश के अनुमान ने आर्थिक मोर्चे पर और कृषि क्षेत्र के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में लापता बच्चों की तलाश अब सोशल मीडिया के जरिए भी हो सकेगी और इसके लिए आज सरकार ने खोया पाया नाम से एक वेबसाइट शुरू की, जिसके जरिए लापता बच्चों की जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए हासिल की जा सकेगी।
आंकड़ों के मुताबिक हर रोज देश भर में करीब 11 बच्चे लापता हो जाते हैं। इस वेबसाइट के जरिए अब लापता बच्चों को आसानी से खोजा जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर खोए हुए बच्चे और उसकी फोटो डाल सकता है। इसके अलावा परिवार से बिछड़े बच्चों की जानकारी यहाँ पोस्ट की जा सकती है। इससे पहले सिर्फ पुलिस को ही वेबसाइट पर ब्यौरा अपलोड करने का अधिकार था, लेकिन अब आम लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। महिला बाल विकास मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर ये वेबसाइट तैयार की है। अगर किसी के घर से बच्चा गायब हो जाए, they can put the details and the picture and the particulars of the child onto खोया पाया, and then if you see the child anywhere, हम तकनीक का प्रयोग किस प्रकार से करें कि हम उनके लिए रास्ता निकाल सकें। और आज इस पोर्टल का जो हमने उद्घाटन किया है, ये उस बड़े चिंतन को एक मूर्त रूप देता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर दिन करीब 11 बच्चे लापता होते हैं, लेकिन लापता हुए या किसी लावारिस बच्चे के बारे में जानकारी देने के इस साझा प्लेटफॉर्म के आने से बच्चों की तलाश में सहूलियत होगी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। सरकारी मोबाइल कंपनी बीएसएनएल 15 जून से देश भर में फ्री रोमिंग सेवा की सुविधा देगी और इसके साथ ही देश भर में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भी जुलाई महीने तक शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल के पूरा होने के मौके पर मंत्री ने बताया है कि जल्द ही देश में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या 100 करोड़ को पार कर जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉल ड्रॉप की समस्या होने पर टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल घाटे से उबर रही है। बीएसएनएल ने फैसला किया है, उन्होंने कल बताया था कि वो फ्री रोमिंग आज से शुरू करने जा रहे हैं, कल से 15 जून से फ्री रोमिंग करने जा रहे हैं अपने सारे नंबर्स को। तो एक बड़ी घोषणा मैं करना चाहता हूं 15 जून से। अब बीएसएनएल ने उन्होंने कल फैसला किया अपने बोर्ड में, उन्होंने मुझे बताया कि 15 जून से वो बीएसएनएल का पूरा देश भर में फ्री रोमिंग करने जा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में दलितों की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने मद्रास आईआईटी की घटना के मद्देनजर जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आज इंदौर जिले के महू से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के राष्ट्रीय समारोह की शुरुआत की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश पहुंचे। राहुल गांधी ने भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि महू से उनकी 125वीं जयंती के समारोह का आगाज किया। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान को उल्लेखनीय बताया। आर्थिक अवसर सबको बराबरी से नहीं मिलता है। जब आईआईटी मद्रास में कुछ छात्रों की आवाज को सिर्फ इसलिए दबाया जाता है क्योंकि वो अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं, तो ये घटना बताती है कि कुछ लोगों के अधिकार आज भी छीने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक का दौरा कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। 100 साल पहले 2 जून को बाबा साहब ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की थी। 125वें जयंती वर्ष में कांग्रेस उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाएगी। बाबा साहब के योगदान को देश और जाति की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का उनका संदेश आज भी जोरों से गूंजता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को पत्र लिखकर बीजेपी शासित राज्यों में दलितों की स्थिति पर चिंता जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके गिलगिट बल्तिस्तान में 8 जून को होने वाले चुनाव का विरोध किया है। भारत ने इसे अपना अभिन्न हिस्सा और पाकिस्तान की ओर से अवैध कब्जे को सही ठहराने की साजिश बताया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मामले में भारत ने पहली बार इस तरह का सख्त रुख दिखाया है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में 8 जून को होने वाले चुनाव को महज दिखावा बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू एवं कश्मीर का संपूर्ण राज्य, जिसमें गिलगिट एवं बाल्टिस्तान क्षेत्र भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान सशक्तिकरण एवं स्वशासन व्यवस्था के तहत
गिलगिट एवं बाल्टिस्तान में 8 जून को चुनाव इन क्षेत्रों में अपने निरंतर जबरन एवं अवैध कब्जे को छलपूर्वक छिपाने के लिए पाकिस्तान का प्रयास है। जानकारों का भी मानना है कि भारत का ये रुख पाकिस्तान और चीन का सही जवाब है। तो ये एक लिहाज से मुद्दा इस बार जिस तरह से भारत सरकार रख रही है, वे कल इस मुद्दे की जो सेलियंस है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको इस बार रिकग्नाइज किया जा रहा है और पाकिस्तान को ये जताया जा रहा है कि हमारा जो क्लेम है वो सारे एरिया के ऊपर है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान सरकार राज्यपाल के रूप में एक मंत्री की नियुक्ति करती है, लेकिन यहाँ के लोग नागरिक अधिकारों से वंचित हैं और इलाका काफी पिछड़ा है। विदेश मंत्रालय का ताजा बयान चीन के लिए भी एक चेतावनी की तरह है कि वो भारत की इजाजत के बिना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं चला सकता। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीडिश नागरिकों के लिए जल्द ही ई वीजा शुरू करने की बात कही है। स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। सुरक्षा परिषद में सुधारों के मद्देनजर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफन लोफवेन के साथ चर्चा की। स्वीडिश प्रधानमंत्री ने भारत को सुरक्षा परिषद का स्वाभाविक दावेदार बताया। उन्होंने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR में भी भारत के प्रवेश का समर्थन किया। गौरतलब है कि MTCR 34 देशों का एक संगठन है जो व्यापक विनाश के हथियार ले जाने में सक्षम मानव रहित प्रणाली के अप्रसार का पक्षधर है। Swedish side categorically expressed support for India to become a member of the MTCR, the Missile Technology Control Regime, which is one of the 4 export control regimes that we have expressed our intention to become members of. और बात चीन के जहाज हादसे से जुड़ी खबर की। दक्षिणी चीन के यांगजी नदी में डूबे ईस्टर्न मुसाफिरों की तलाश अभी जारी है। 439 यात्री लापता बताए जाते हैं। इस बीच बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। हालांकि तेज हवाओं और बारिश के चलते बचाव दल को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं बचाए गए लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बीती रात करीब 450 मुसाफिरों को ले जा रहा ये जहाज दक्षिणी चीन में यांगजी नदी में डूब गया था और इसे चीन के इतिहास की सबसे भीषण जहाज दुर्घटना माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री 10 जून से शुरू हो रहे बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के निदेशक बने रहेंगे। BCCI ने डंकन फ्लेचर के जाने के बाद नए कोच के बारे में अभी फैसला नहीं लिया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे और विश्व कप में टीम निदेशक रहे शास्त्री को फिलहाल सिर्फ बांग्लादेश दौरे के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। सहायक बल्लेबाज कोच संजय बांगड़, सहायक गेंदबाज कोच भरत अरुण, सहायक फील्डिंग कोच आर श्रीधर रवि शास्त्री को रिपोर्ट करेंगे। BCCI सचिव अनुराग ठाकुर के मुताबिक बोर्ड बाद में स्थायी कोच के नाम का ऐलान करेगा। पूर्णकालिक कोच की नियुक्ति नवगठित सलाहकार पैनल से बातचीत के बाद की जाएगी। कल इस समिट में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और VV लक्ष्मण को शामिल किया गया है। भारत को बांग्लादेश दौरे पर 1 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलने हैं। रवि शास्त्री को एक बार फिर टीम इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया है और उनके साथ संजय बांगड़ बैटिंग कोच होंगे, भरत अरुण बॉलिंग कोच होंगे, श्रीधर फील्डिंग कोच होंगे, विश्वरूप दे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर होंगे और ऋषिकेश उपाध्याय लॉजिस्टिक मैनेजर होंगे। रवि शास्त्री को एक बार फिर जिम्मेदारी दी गई है और ये तीनों कोचेस रवि शास्त्री को रिपोर्ट करेंगे। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।